सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली अपने वीडियो सीरीज नंबर 2 बायोलॉजी का, जैसे मैंने आपको नीट 2025 के एनालिसिस के बाद बताया था कि अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे बदलनी है। आपको नॉर्मल स्ट्रेटेजी वाले बायोलॉजी के तो यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगे। तो सेम बायोलॉजी के होने के बाद अब मैं फिजिक्स के साथ आया, फिर केमिस्ट्री के साथ आऊँगा एंड ऑफकोर्स 12th वालों के लिए भी मुझे वीडियो बनाना है। तो सब एक वीक के अंदर आ जाने वाले हैं आपके वीडियो। तो कमिंग विद दिस वीडियो नंबर 2 फिजिक्स के ऊपर। तो फिजिक्स के लिए आपको नीट 2025 के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए उस पर वीडियो बनाएं। सब कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया। आपको पूरा नीट 2025 के एनालिसिस से आपको क्वेश्चंस कितने ईजी थे, कितने थियोरेटिकल थे, कितने डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे, आपको कौन से यूट्यूब टीचर्स को फॉलो करना चाहिए, आपको कौन से थियरी चैप्टर के लिए एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। मतलब अब एक ऐसे बच्चे जिसका फिजिक्स वीक है या आप पहली बार किसी फिजिक्स का वीडियो देख रहे हो तो आपको परफेक्टली हर चीज समझ आ जाएगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। बस अगले 10-12 मिनट के लिए आप बस मेरे साथ फुल्ली जो मैं कह रहा हूँ उस पर अच्छे से ध्यान से सुनना। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको एनालिसिस बता दिया 2025 से, जो मैंने पर्सनली बैठ के किया था। तो मुझे लिटरली ईजी क्वेश्चन में कहूँ ना, जो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड था, जो मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन थे, स्लाइटली डिफिकल्ट थे लेकिन मोस्ट मतलब हर साल आता ही है नीट में, वो सब मैं ईजी में गिन चुका हूँ। मुझे एक्चुअली वो 40 क्वेश्चन लगे, तो आप आराम से 160 मार्क्स कर सकते थे। देखो ये आराम से फिर भी नहीं होता। जो बच्चा बहुत प्रैक्टिस किया रहता है, बहुत फॉर्मुलास को रटे रहते हैं, वही उस एग्जाम प्रेशर में सॉल्व कर पाता है। तो ईजी का मतलब ये नहीं कि आप एक बार सब पढ़ के चले गए तो भी आपके 160 आ जाएंगे। ऑफकोर्स प्रैक्टिस बहुत चाहिए रहती है। मुझे मीडियम सिर्फ 3 क्वेश्चन लगे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 12 मार्क्स आपके। और हार्ड मुझे बेसिकली बताऊं तो सेक्शन बी में ही मिले, वो भी 7 क्वेश्चन मैंने गिन लिए और 1-2 मुझे सेक्शन ए में लगे, तो मैंने 28 मार्क्स आपके गिन लिए। थियोरेटिकल जितने लोग कहते हैं भैया 30-40 फिजिक्स में आ रहे, बस बायोकेम में तो बहुत अच्छा रहे, तो आपके 52 मार्क्स तो फिजिक्स में सिर्फ थियोरेटिकल थे। अगर आपकी थियोरी स्ट्रॉन्ग है तो आपके एटलीस्ट मिनिमम 52 के ऊपर हर मॉक टेस्ट में आनी चाहिए ना, बिकॉज नीट का जैसा पेपर आता है वैसे आपके मॉक टेस्ट भी सारे बनते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 50 मार्क्स तो आपके सिर्फ थियोरी में ही आ जाते हैं। एंड डायरेक्ट फॉर्मुला बेस, मतलब अगर आपने कोई टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, बार बार रिवाइज किया है, सिंपल फॉर्मुला बेस आपने चीजें कर ली है, तो भी आपके 31 क्वेश्चन, दैट मीन्स 124 मार्क्स आपके हाथ में थे। तो बस आप इतने से ही आपको एनालिसिस लगा लेना चाहिए कि यार फिजिक्स टफ नहीं है। वो आप एक इनर्शिया में हो, आप एक डरे हुए इंसान हो, आपको शायद आलस आ रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ना, आपको एक्सक्यूज देना है तो आप कर पा रहे हो। अदरवाइज ये जिसको करना है ना उसके लिए तो बस वो ये इजी वाला पार्ट देख लेगा, फॉर्मुला पार्ट देख लेगा, थ्योरी, ये 3 में उसका सिलेक्शन तो पक्का है। बाकी आप केमिस्ट्री बायोलॉजी तो अच्छे मार्क्स ला ही सकते हो, कोई आपको नहीं कह रहा आपको 180 मार्क्स लाने हैं। सेकेंड मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो मुझे आता है कि भैया व्हेन शुड यू सॉल्व द पीवाईक्यू पेपर। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट यही था कि आपको पीवाईक्यू कब सॉल्व करनी चाहिए। लोग स्टार्टिंग में सॉल्व कर रहे थे, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ पीवाईक्यू मैं आपको कहता हूँ एकदम एंड में सॉल्व करा करो, जब आपको जेन्युइनली मालूम पड़ जाए कि हाँ मेरे को पीवाईक्यू के सब मिनी टेस्ट, मेरा पर्सनल टेस्ट है कि मैंने चैप्टर को कितने अच्छे से समझा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप एक चैप्टर को कैसे कंप्लीट करते हैं। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अगर अभी भी आपके पास एक पीवाईक्यू बुक नहीं है तो प्लीज एक अच्छी ऑथेंटिक पब्लिकेशन की ऑफलाइन पीवाईक्यू बुक पक्का ले लो। अगर आपके पास नहीं है सो आई एम हियर विद द दिशा पब्लिकेशन पीवाईक्यू बुक। सबसे पहले खासियत इस बुक की कि इस बुक में सबसे पहले तो आपके एनसीईआरटी के लेटेस्ट सिलेबस में पहले चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन है। हर एक चैप्टर को यहाँ पे 4-5 टॉपिक में डिवाइड कर दिया गया है। एंड आप अगर सीरीज देखोगे तो सबसे पहले आपको लेटेस्ट मिल जाएगा 2024 की पीवाईक्यू, फिर सबसे पीछे 1988 तक के सारे पीवाईक्यू आपके लेटेस्टली अरेंज किए गए हैं। द बेस्ट चीज जो मुझे इस पीवाईक्यू बुक में लगी है वो है कि एनसीईआरटी के पेज नंबर हर एक क्वेश्चन के सामने मेंशन कर दिया गया है। तो जो लोगों को लगता है कि अरे यार ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है या ये मेरे को याद नहीं आ रहा कौन से पेज नंबर पे, तो परफेक्टली आप देख सकते हो हर एक क्वेश्चन के आगे लिखा गया कि हाँ ये एनसीईआरटी के इस पेज नंबर पर है। हिंट्स एंड सॉल्यूशन बहुत ही प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किए गए हैं। एंड द गोल्डन पॉइंट इन द सॉल्यूशन इज कि वैल्यू एडेड एक्स्ट्रा पॉइंट एंड जो अच्छे ट्रिकी आपके शॉर्ट फॉर्मुलास होते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। तो अगर आपको आइडियली 37 ईयर की बेस्ट एक पीवाईक्यू बुक चाहिए तो यू कैन जस्ट गो विद दिशा पब्लिकेशन। द बेस्ट थिंग अगेन अबाउट दिस बुक इज ये बुक हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। तो आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर आपकी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। फॉर्मुलास, हिंट्स एंड सॉल्यूशन इतने परफेक्टली दिए गए हैं। हर एक चैप्टर को चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज डिवाइड करके आपको सॉल्व करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट, जस्ट गो एंड बाय दिस अमेजिंग सोर्स। जाते हैं अपने उस टॉपिक पे कि आपको एक चैप्टर को आइडियली कैसे कंप्लीट करना चाहिए। जो लोग मुझे कहते हैं भैया बस मुझे ये बता दो कि ये चैप्टर में अगर मुझे 100% एस करना है, चाहे वो रोटेशनल मोशन जैसा डिफिकल्ट चैप्टर ही क्यों ना हो, आपको बस ये चीजें करनी है। सबसे पहले लेक्चर देखो, प्लीज अपने आपको 30 मार्क खान मत समझो कि बिना लेक्चर समझे मैं जो भी XYZ बुक या मॉड्यूल फॉलो करो उसको पढ़ते पढ़ते मैं सब कंप्लीट करूँ। नहीं, लेक्चर देखो, एक एक कंसेप्ट क्लियर करो। और लेक्चर देखने के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्या है, मेक नोट्स। ये तो सब बहुत बोलते हैं कि भाई नोट्स बनाओ, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाओ, लिखो ब्रैकेट में कलर पेन से, जैसा करना है खुद को जो समझ है वो नोट्स बनाओ। कोई स्कूल में नहीं हो 3rd, 4th, 5th, 6th स्टैंडर्ड के कि मैम नोटबुक लेंगी, चेकिंग करेंगी, मार्क्स देंगे, इंप्रेशन बनाना है, भूल जाओ। रफ नोट्स बनाना है, कलरफुल पेन से बनाना है, जैसे बनाना अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाओ कि आप अगर एक किसी गधे को भी समझा रहे हो ना, आपका नोट्स दे तो वो बंदा समझ जाएगा कि हाँ यार एक से छोटी बातें आप लिखेंगे। वो डेडिकेशन आपके काम में दिखना चाहिए। उसके बाद मैं कहता हूं ऑलवेज स्टार्ट विद द एग्जांपल। नोट्स बना लिया, टॉपिक समझ लिया, अपने नोट्स को एक बार पढ़ लिया, तुरंत लेवल 1 लेवल 2 टॉपिक वाइज जो भी आपकी मॉड्यूल है ऐसे डायरेक्ट एमसीक्यू मत चालू किया करो, पहले सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करो। ये मैं स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए
लिए कह रहा हूँ जिनका फिजिक्स जनरली बहुत ही ज्यादा वीक पॉइंट है, उनको जनरली एस करना है, तो धीरे धीरे पहले सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, देख देख के सॉल्व करो, ताकि आपको मालूम पड़े हाँ यार बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मतलब हो जाएगा मुझसे आराम से। ओके, उसके बाद आप जाओ सॉल्व लेवल वाइज आप जाओ अपना, कि आप लेवल 1 करता हो, फिर लेवल 2 करता हो, आप लेवल 3 करता हो, जो भी आपके मॉड्यूल में जैसा रेंज रहता है। एंड द बेस्ट थिंग, मैं आपको एक गोल्डन चीज अगेन यहाँ पे कहूंगा, जो बाकी मेंटर्स आई डोंट नो कहते हैं कि नहीं, एक क्वेश्चन सॉल्व करो तो तुरंत जो पीछे आंसर देख लेते हो ना, मत करो, डोंट डू दैट। बिना आंसर देखे सारे के सारे एक, जैसे लेवल 1 में आपके 25 क्वेश्चन है, तो 25 के 25 सॉल्व करो, और नीट की तरह एक OMR लेके बैठो, या अपने नोटबुक में कॉलम बना लो, और वहां पे 1 का ऑप्शन बी, 2 का ऑप्शन सी, 3 का ऑप्शन डी। होता क्या है ना, अगर आप अभी से आंसर देखने की हैबिट बना लोगे ना, तो आपको नीट वाले दिन या आपके मॉक टेस्ट के दिन पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तुरंत सॉल्व करके आपको लगेगा मुझे इसका आंसर जानना है यार, आप बार बार उसी क्वेश्चन पे रिफ्लेक्ट करते रहो, कैसे आपका टाइम बहुत वेस्ट जाएगा। बहुत ही छोटी चीज है जो आपका सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड की आदत हो जाएगी बार बार आंसर देखने की। तो बिना आंसर देखे एक पर्टिकुलर 25-30 क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर घुमा के देखो कि कौन से करेक्ट है कौन से रॉन्ग है, एक बार अपने टिक और रॉन्ग कर लो, उसके बाद आप जाओ सोल्यूशन देखने की हाँ मैंने गलती कहां पे की है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसे एक क्वेश्चन सॉल्व किया, तुरंत पीछे आंसर देख लिया, नहीं हो रहा तुरंत हमने सोल्यूशन देख लिया, हाँ हमने तो मतलब चीटिंग नहीं की, हमने तो एकदम प्रॉपरली किया, ऐसी नहीं पढ़ाई होती। बी ट्रू टू योरसेल्फ। फिर सारे क्वेश्चन जब आपके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो भी आपका जैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है वो पूरा कंप्लीट हो जाए, तब डाउट सॉल्विंग जाओ, एक एक डाउट को ढंग से पूछो, और डाउट से जो आपने चीजें सीखी ना प्लीज उससे अपने नोट्स में ऐड करो। लोग ये चीज नहीं करते, डाउट से सीख लेते हैं पर उनको ऐड नहीं करते। आपको अगली बार मालूम कैसे पड़ेगा कि मैंने क्या चीज सीखी और मुझे क्या चीज क्वेश्चन में ध्यान रखनी है जो मैंने अपने टीचर से सीखी, तो ये चीज जरूर ध्यान रखो। अब आपको डाउट सॉल्विंग मतलब आपने जब एक पर्टिकुलर अच्छे खासे MCQ कर लिए, अब अपना एक मिनी टेस्ट लो बाय सॉल्विंग PYQ। वो PYQ आपका पर्सनल टेस्ट रहेगा कि यार मैंने इस चैप्टर में आज तक कितनी अचीवमेंट अपग्रेडेशन की है। सारे PYQ हो गए तो बेस्ट, ये तरीके से आपको हटना नहीं है, इसी को फॉलो करो, जेन्युइनली आगे और भी आप फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। एंड ये सब हो जाने के बाद PYQ से भी जो आपने चीजें सीखी हैं, जो भी आपने डाउट से किया, वो सब से अब जो भी आपने लर्निंग्स रखी ना, अब फॉर्मुला शीट बनाओ। इनिशियली फॉर्मुला शीट बनाने का कोई मतलब नहीं, अभी आपको खुद नहीं मालूम कि यार एक्चुअली मतलब आपको सिर्फ मेन टॉपिक ऑफ फॉर्मुला मालूम, क्योंकि अभी आपने एक बार लेक्चर देख लिया, नोट्स बना लिए, सॉल्व कर लोगे, वो कर लोगे, तब मालूम पड़ेगा हाँ यार ये टॉपिक का ये फॉर्मुला में ये चीज भी मेंशन करनी जरूरी, ये फॉर्मुला का डायमेंशन तक पूछा जाता है तो ये भी मैं अपने फॉर्मुला शीट में मेंशन कर लेता हूँ। हर एक छोटी छोटी चीज अब आप फॉर्मुला शीट बनाओ तो आपको बेटर चीजें समझ आएंगी। नोट, ये पूरे स्टेप्स में आपको एनसीईआरटी रीडिंग सिर्फ उन्हीं चैप्टर की करनी है जो थ्योरेटिकल चैप्टर है, और एक ही बार एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, एक ही बार में सब चीजें हाईलाइट कर लेनी है, और वही हाईलाइटेड पॉइंट्स है तो अपने नोट्स में ऐड कर लो या बार बार एनसीईआरटी पढ़ो, आई डोंट केयर, लेकिन एक ही बार पढ़ के आपको हाईलाइट करके रख देनी है। अब मैं आपको बता देता हूँ वो कौन से थ्योरेटिकल चैप्टर है जिनमें आपको ये स्टेप्स के साथ आपको एक बार एनसीईआरटी रीडिंग की जरूरत है। तो ये मेरे को जैसे मुझे शायद इतने याद आए, अगर कोई एक आध भूल जाओ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं पिन करके हार्ड करके बता दूंगा कि हाँ दिस इज द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्लास 11th के पार्ट 1 में मुझे सिर्फ ग्रेविटेशन लगता है आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें वो सैटेलाइट और वो सब पार्ट से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाता है। थर्मल प्रॉपर्टीज आपका 11th पार्ट 2, थर्मोडायनेमिक आपका 11th पार्ट 2, केटीजी आपका, ये तीन तो मतलब मस्ट चैप्टर है, मतलब इतने थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं कि एनसीईआरटी रीडिंग तो मस्ट है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके वाटर वाला, कॉपर के एप्लीकेशन, थर्मल कंडक्टिविटी जिसकी वैल्यू होती है, सब बहुत प्यारे थियोरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। ये तो मतलब भाई बाप है, इसमें अगर तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो तुमने मतलब एक ही दो क्वेश्चन आता है, कभी कभी तो 4-5 आ जाते हैं, ईजी आप सब गवा बैठोगे। ऑप्टिक्स में आपके 2 चैप्टर है 12th पार्ट 2 में, प्लीज पढ़िए। आपका मॉडर्न फिजिक्स के तीनों चैप्टर एनसीईआरटी से जरूर पढ़िए। सेमीकंडक्टर 110% पढ़िए। उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ आपका जो मैग्नेटिज्म वाला यूनिट है, उसमें कुछ 2 चैप्टर आते हैं, वो आपको पढ़ना है। और हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे बहुत सारे क्वेश्चन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, रेजिस्टर के ऊपर हैं अच्छे खासे थ्योरेटिकल पॉइंट, तो ये दोनों यहाँ के 2 चैप्टर ये ऐड कर लेना। तो ये सारे वो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए लिटरली, अगर आपको, क्योंकि अच्छे खासे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, आज नहीं पिछले 5-6 साल से आ रहे हैं, इसलिए सोचा आप लोग को बता दूं। अब इतना सब करने के बाद भी अगर आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर नहीं कर रहे, या आपको लग रहा है कि यार भैया ये भी वो पॉइंट्स नहीं है जो शायद मैं टैकल आउट कर पा रहा, तो यही 5 रीजन है। ये 5 रीजन के अलावा और कोई रीजन हो ही नहीं सकता आपका फिजिक्स में कम मार्क्स आने का, फिजिक्स ना समझ आने का। सबसे पहले कि मे बी मैंने आपको जो ऊपर स्टेप्स बताए, पहले लेक्चर देखो, फिर नोट्स बनाओ, फिर डाउट, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। ये स्टेप्स आप में भी 100% प्रॉपरली फॉलो नहीं करो, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं मिला। तो पहले एक बार स्टेप्स सारे अच्छे से एक चैप्टर के लिए फॉलो करके देखो, इंप्रूवमेंट मिलेगा तो अपने आप भूख अपने आप ही बढ़ जाए कि यार अब ये चैप्टर पे मुझे ऐसे करना है, ये चैप्टर भी ऐसे करना है। अल्टीमेटली वो सक्सेस के राह पे आप पहुंच जाओगे। दूसरा है कि अगर आप ये सब स्टेप्स अच्छे से कर रहे हो, अपने अंदर अपने ठान लिया कि यार फिजिक्स डिफिकल्ट है, फिजिक्स में सॉल्विंग है, इन शॉर्ट आप एक इनर्शिया में घुस चुके कि यार मुझसे सॉल्व नहीं हो सकता, ये चीज से आपको निकलना पड़ेगा। किसी भी चीज का लाइफ में इनर्शिया मत रखो, क्योंकि इनर्शिया जैसी कोई चीज नहीं होती। आप एक इम्पॉसिबल चीज को भी यार पॉसिबल कर सकते हो। मतलब प्रॉब्लम को ढूंढो ना, प्रॉब्लम क्यों उस इनर्शिया में, वो रीजन पे वर्क करो, तुरंत उस चीज से निकलो। हर एक चीज से निकला जा सकता है। तीसरा में भी आप अच्छे टीचर्स को फॉलो नहीं कर रहे हो,
मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी सब्जेक्ट अच्छा है बुरा इसलिए होता है क्योंकि हम वो टीचर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है चैप्टर को आप पढ़ा कैसे रहे हो। पिछले 3-4 साल से यूट्यूब पे इतने अच्छा फ्री कंटेंट आ गया जिसके से फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट भी अब लोगों के लिए रेट लिमिटिंग नहीं हो गया, बिकॉज लोगों ने अपने अच्छे टीचर को ढूंढ लिया है। वो डेस्टिनी, वो मैनिफेस्टेशन पावर आपको अपने आपके अच्छे टीचर तक पहुंचा देगी अगर आप जेन्युइनली उस सब्जेक्ट में एस करना चाहते हो। आगे मैं इसी वीडियो में ये भी बताने वाला हूं कि अगर आपके पास कोई अच्छा टीचर नहीं तो बस ये 5 यूट्यूब टीचर जो बेस्ट टीचर्स है आप इनको फॉलो कर सकते हो, आपकी फिजिक्स में कह सकते हो 0 to 100 हो जाएगी। चौथा रीजन हो सकता है कि आपका परफेक्ट सोर्स नहीं है, आपने नोट्स अच्छे से बना लिए, अपने लेक्चर्स अच्छे से देख लिए, लेकिन एक बुक अच्छी नहीं जिससे आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, उस पर वर्क करो। एक अच्छी मॉड्यूल, एक अच्छी ऑथेंटिक ब्रांड को पकड़ो। मैं अपने वीडियोस के थ्रू जो ब्रांड्स बताता हूँ बहुत ही परफेक्टली वेल प्लान नीट की बुक्स बनाते हैं, आप उन पर वर्क करो, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। एंड लास्ट है कि आप अपने टेस्ट के बाद एनालिसिस नहीं करते यार। टेस्ट में फिजिक्स में कम मार्क्स आ रहे हैं, छोड़ दिया, बस प्रैक्टिस कर रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, अरे पहले कमी क्या है उस पर तो वर्क करो, कमी मालूम पड़ जाए उस पर वर्क करो, तभी जाके तो अगली बार रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज वही वो साइकिल चलती रहेगी, आपके कम मार्क्स आएंगे, आप ये करोगे, आप वो करोगे, पर पहले देखो तो सही कमी क्या आपकी। बस ये 5 पॉइंट इनफ है, इनफ क्या मोर देन इनफ है किसी को भी कोई भी खराब सब्जेक्ट में से अच्छे को बनाने के लिए। फिजिक्स का वीडियो बना रहा हूँ इसलिए फिजिक्स पे तो 100% लागू होते हैं आपके क्वेश्चन। अब आ जाता हूँ आपके गुड वाईटी टीचर्स में, आपको बताता हूँ यूट्यूब पे कौन से बेस्ट टीचर है। सबसे पहले तो अलग सर के 3-4 साल पुराने जो पहले व्हाइट बोर्ड पे लेक्चर्स लेते थे, बहुत अच्छे लेक्चर है। फिर उम्मीद सीरीज जो 2021 में उन्होंने 1 शॉट लिए थे जो 8-9 घंटे के होते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे 1 शॉट थे, नीट ओरिएंटेड, वहाँ पे वो PYQ भी सॉल्व आपको कराते हैं। थर्ड आपको MR सर मिल जाएंगे जिनके लेक्चर्स मुझे पर्सनली मैंने जो देखे हैं, मैंने जो भी रिव्यू किया मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। गौरव सर पता नहीं अभी कौन से प्लेटफॉर्म पे, अनअकैडमी पे, वेदांतु है, मुझे नहीं मालूम, बस वो टीचर बहुत अच्छे हैं इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ यहाँ पे। एंड एक तमन्ना मैम करके, उनके भी लेक्चर्स में अपने टाइम पे देखता था, मुझे अच्छे लगते थे और अभी भी वो अच्छे लेक्चर्स बनाते हैं। जिन टीचर्स का मैंने नाम नहीं लिया है, मे बी मुझे या तो उनके लेक्चर्स नहीं पसंद आते या तो मुझे मालूम नहीं है। अगर मुझे मालूम नहीं और कोई जेन्युइनली अच्छा यूट्यूब फिजिक्स टीचर है तो आप कॉमेंट में बताइएगा, मैं अगेन रिव्यू करके वहीं पे आपको रिप्लाई कर दूंगा कि दिस इज जेन्युइनली गुड टीचर। अगर रिप्लाई नहीं करा तो समझ जाना मोस्ट ऑफ द टीचर बहुत फैंसी लेक्चर्स और अच्छे व्हाइट बोर्ड और नोट्स के साथ आ जाते हैं। टीचिंग वाली क्वालिटी में मुझे अभी भी वो नहीं दिखती, इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया। तो मैंने आपको गुड यूट्यूब टीचर्स बता दिए, आपको मैंने ये भी बता दिया कि आपको क्यों अच्छे से नहीं कोई चैप्टर समझ में आ रहा, आपको एक चैप्टर को पर्टिकुलरली करना कैसे चाहिए, कौन से थ्योरेटिकल चैप्टर हैं जो आपको फिजिक्स में जिनकी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, सबकी एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नीट 2025 का एनालिसिस जो मैंने परफेक्टली बताया आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने ये पर्सनली नीट एस्पिरेंट जो जितने भी एक एवरेज होता है उसके हिसाब से मैंने ये एनालिसिस बताया। सो आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको कंप्लीटली फिजिक्स के मैंने हर एस्पेक्ट को पकड़ के आपको बता दिया है। मिलते हैं तब से हम अपने अगले वीडियो में केमिस्ट्री के ऊपर, और मुझे 12th वाले भी वीडियो बनाना है जो मैं बहुत जल्द बनाने वाला हूँ। अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ, मेरा PSM की पोस्टिंग एंड ऑल दैट चल रही है, इसलिए सो टिल देन मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड अगेन ये PYQ बुक आपको चाहिए तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कॉमेंट।